सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 1 मई को। तो हर साल 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है और इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और कौन मनाता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी अगर हम बात करें तो इसके कुछ स्टैटिक जरूर याद होने चाहिए, जैसे कि स्थापना कब होती है 1919 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष यानी कि हेड कौन है। और ये हेड का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ क्यों। तो हेड हैं गिलबर्ट होंगबो, किस देश के हैं? टोगो देश के। और क्यों इंपॉर्टेंट बोला मैंने इनके नाम को? क्योंकि इस पद पर आने वाले यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनने वाले ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं। इसीलिए मैं आपको ये भी बता दूं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अब पूछोगे कब मिल चुका है, तो 1969 में, ये डेटा भी याद रखना। और अगर आप जानना चाहो कि 1 मई को ही ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो ये बात है 1 मई 1886 की, जब अमेरिका के शिकागो के हेमार्ट में हजारों लाखों की तादाद में श्रमिक इकट्ठा हुए थे और उनकी मुख्य मांग थी कि भाई एक दिन में जो हमारा काम का समय है, कार्य का जो समय है, वो 8 घंटे ही होना चाहिए, बाकी समय हम आराम करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ और मांगे थी, इसको लेकर के वहां पे लाखों श्रमिक इकट्ठा हुए थे। फिर पुलिस और श्रमिकों के बीच में झड़प होती है, लड़ाई होती है, बम वगैरह तक फूट जाते हैं, कई लोग मारे जाते हैं और इस घटना को हे मार्केट घटना के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि 1 मई को चुना गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में। और भारत में जो पहला लेबर डे है वो 1 मई 1923 को मद्रास में मनाया गया था। किसके द्वारा? लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा। और थीम भी है वैसे इस बार की इसकी, जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। अच्छा, यहाँ पे श्रम से संबंधित हमारे जो सरकार है उससे रिलेटेड 2 प्रश्न मैं पूछूंगा। जैसे कि भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल को कब लॉन्च किया था, ये तो आपने नाम जरूर सुना होगा, ई श्रम पोर्टल। मैं पूछ रहा हूं इसको कब शुरू किया गया था। तो याद रखना 26 अगस्त 2021 में इसको शुरू किया था। किस लिए, क्या उद्देश्य है? देश में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत श्रमिकों को मिनिमम यानी कि न्यूनतम कितनी पेंशन मिलती है 60 बरस के जब हो जाते हैं वो, उसके बाद, तो आंसर होगा 3000 रुपए। तो ये आपका देखो मई का पहला दिवस हो गया, इंपॉर्टेंट दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अच्छा, इसी से लिंक करके एक और दिवस आप याद रख सकते हो। ऐसे याद रखो, देखो मई का जो पहला दिवस है वो श्रम व्यक्तियों के लिए है, श्रमिकों के लिए है। और मई का जो आखिरी दिवस होता है 31 मई, वो एंटी टोबैको डे के रूप में होता है। और कैसे ऐसे ट्रिक से याद करोगे या कैसे लिंक करोगे? जो श्रमिक होते हैं वो बेचारे बहुत गरीब होते हैं। आपने देखे होंगे आपके घर का कोई काम वगैरह चल रहा है या आगे आपके रोड वगैरह नालियों का काम चलता रहता है, श्रमिक आपको दिखते हैं, बहुत साधारण सा जीवन जीते हैं वो लोग। लेकिन बीच बीच में आपने देखा होगा जब वो लंच वगैरह लेते हैं तो सिगरेट वगैरह, जर्दा वगैरह चलता रहता है उनका। तो अब उनको कहते हैं कि भैया ये सब मत करो, ये सब छोड़ दो, वरना जीवन का अंत हो जाएगा। तो सबसे पहले श्रमिक आया, उसने जर्दा खाया, उसके जीवन का अंत हो गया। तो 1 मई श्रमिक दिवस। और श्रमिक टोबैको खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो हमने कहा टोबैको मत खाओ, एंटी टोबैको हो जाओ, वरना तुम्हारा अंत हो जाएगा। यानी कि मई का अंतिम दिवस। मतलब ऐसे थोड़ा सा आप आइडिया रख लोगे ना, आपका काम बन जाएगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं, वरना याद तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, वैसे मई में 2 राज्यों का स्थापना दिवस भी होता है, वो भी आप देख लो, महाराष्ट्र और गुजरात का। ये कब अलग कह दूं, ये नए राज्यों के रूप में कब इनकी स्थापना हुई थी? 1 मई 1960 में। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो मई का पहला दिवस आ चुका है और आगे जब भी इंपॉर्टेंट डेज आते जाएंगे मैं आपको स्टार्टिंग से रिवाइज कराता जाऊंगा, तो आप मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे तो पूरे महीने का याद हो जाएगा। बाकी आपको पता ही है सब। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चीन ने किस देश के लिए हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो ये चाइना है ना, तो इसका दोस्त कह दूं या इसका चमचा कह दूं, यानी कि पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। इसको ये हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियां तैयार कर रहा है उसके लिए। कितनी? वो भी 8। और जिसमें से पहले इन्होंने तैयार कर ली, उसे लॉन्च कर दिया। ये डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी है। पता ही उसे पनडुब्बियां बना बना के क्यों दे रहा है? हमारे खिलाफ वॉर करने के लिए, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। और आपको बता दूं ये हैंगर क्लास सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन होता है
और इसका फायदा क्या होता है या इसके कारण क्या होता है? पनडुब्बी लंबे समय तक पानी में रह सकती है। अगर चाइना वाले हमसे पूछे या पाकिस्तान वाले हमसे पूछे ना कि भाई चाइना हमें पनडुब्बी दे रहा है, हम कहेंगे पनडुब्बी मत लो, अगर लेना ही है तो उनसे रोटी लो। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ रहे हैं और इन्हें लड़ाइयां करनी है। अच्छा देखो, चलो पनडुब्बी की बात है ना, मैं आपको भारत की कुछ इंपॉर्टेंट पनडुब्बियां रिवाइज करवाता हूं। और एक प्रोजेक्ट 75 आपको याद होगा, जैसे तैयार किया था भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के, और इसके अंतर्गत 6 पनडुब्बियां बनाई गई थी। ऐसे हम स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां बोलते हैं। और कौन कौन सी है वो? INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशेर। अच्छा, प्रोजेक्ट 75 के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन ये प्रोजेक्ट 15A और 15B के बारे में भी आपने कई बार सुना होगा। चलो इसको भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। प्रोजेक्ट 15B की अगर हम बात करें तो भारतीय सेना के लिए 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इसके अंतर्गत तैयार किए गए। कौन कौन? INS विशाखापत्तनम, INS मोरमुगांव, INS इम्फाल और INS सूरत। वहीं प्रोजेक्ट 15A क्या है? तो इसमें 3 जहाज बनाए गए। कौन कौन से? INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी का नाम क्या है, तो वो जरूर याद रखना, उसका नाम है INS अरिहंत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही के उत्तर प्रदेश के फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा तपेश्वर नाथ धाम। एक्चुअली में अभी गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नामों को बदलने की मंजूरी दे दी है। मैं आपको 8 के 8 नाम बता देता हूं कौन कौन से हैं और नाम बदल के क्या किया जा रहा है। तो ये तो हमने देख लिया, फुरसतगंज रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदल के तपेश्वर नाथ धाम किया जा रहा है। कासिमपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन को अब जायस सिटी स्टेशन कहा जाएगा। उसी तरह से जायस रेलवे स्टेशन को गुरु गोरखनाथ धाम कहा जाएगा। बनी रेलवे स्टेशन स्वामी परहंस रेलवे स्टेशन कहा जाएगा। और मिसरोली रेलवे स्टेशन को मां कालिका धाम कहा जाएगा। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन को महाराजा बिजली पासी कहा जाएगा। अकबरगंज रेलवे स्टेशन को मां अहोका भवानी धाम कहा जाएगा। वारिसगंज हाल्ट को अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं, अभी 2024 में हमने पढ़ा था अयोध्या का नाम बदल के क्या कर दिया गया, या अयोध्या को क्या कहा जाएगा? अयोध्या धाम। मतलब अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन उसकी बात कर रहे हैं, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। और अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया और उसका नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रख दिया गया। वैसे मैं आपको बता दूं, या अगर आपसे पूछा जाए ना, ये प्रश्न ध्यान से सुनना, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है, तो आंसर होगा आर्टिकल 3। और 2 राज्यों के नाम बदले गए थे, मैं आपको वो भी बता दूं। 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड किया गया था, और आपको पता ही है लेटेस्ट 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया था। तो ये आप सारे बातें ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी 2025 में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन ये कहां पे होगा? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। तो अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कहा है कि 2025 में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन ये असम के गुवाहाटी में होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट की मेजबानी ये भारत दूसरी बार करेगा। इससे पहले ये टूर्नामेंट भारत में 2008 में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में, और अब ये होगा 2025 में असम के गुवाहाटी में। और जब ये 2008 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था ना पहली बार भारत में ये टूर्नामेंट, और उस समय साइना नेहवाल ये वर्ल्ड जूनियर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, बैडमिंटन से 2 नाम आप जरूर याद रखना। साई प्रणीत का नाम, क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इसी तरह से एक और बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, उनका नाम केंटो मोमोटा है। कई बार आपने इनका नाम सुना होगा, केंटो मोमोटा। ये जापान के बैडमिंटन प्लेयर हैं। अब बैडमिंटन की बात है तो 2 भारतीयों के नाम और याद रखने हैं, एक तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, क्योंकि अभी 2023 में सर्वोच्च खेल पुरस्कार जिसे आप कहते हो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये इन्होंने जीता था 2023 का। और देखो, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1934 में, नई दिल्ली में मुख्यालय हो गया, और उसके अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। और अगर मैं पूछूं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है, और इसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। बैडमिंटन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज भी आप ध्यान में रखना, जैसे कि थॉमस कप, ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। उबेर कप, ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है।
सुदीरमन कप हो गया, रहमतुल्ला कप हो गया, नारंग कप हो गया, चड्डा कप हो गया, इन सब का संबंध बैडमिंटन से है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा कृष्णा स्वामीनाथन को। आपको याद होगा अभी तक हमारे जो भारतीय नौसेना के वाइस चीफ थे कौन, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये अभी हमारे नौसेना प्रमुख बन गए हैं अभी 1 मई 2024 से ही। किसकी जगह आई ये, आर हरि कुमार की जगह। और आप कह सकते हो ये इस तरह से हमारे 26वें नंबर के नेवल चीफ यानी कि नौसेना प्रमुख बने हैं। कौन, दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो अभी तक वाइस चीफ हुआ करते थे भारतीय नौसेना में। तो अब जब ये नेवल चीफ बन गए तो उधर वाइस चीफ का पद खाली हो गया, तो अब इनकी जगह भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ बन गए हैं ये कृष्णा स्वामीनाथन। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कृष्णा से एक नाम में आप और कंफ्यूज हो सकते हो, कृष्णा एला का नाम, इसीलिए मैंने ऑप्शन में लिख दिया है। जहां पे आप कंफ्यूज हो ना, मैं आपको कंफ्यूज करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है जितना कंफ्यूज हो सकते हो आप यहीं पे हो जाओ, जितना गिर सकते हो यहीं पे गिर जाओ, जितना हार सकते हो यहीं पे हार जाओ। मेन जो हमारी लड़ाई होगी, मेन जो युद्ध का मैदान होगा यानी कि एग्जाम सेंटर पे, वहां पे नहीं हारना है। तो कृष्णा एला, ये अभी हमने पढ़ा था इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो एसोसिएशन के उसके अध्यक्ष बने थे, ये भारत बायोटेक के सह संस्थापक हैं, पढ़ा था, याद है। बाकी श्रीनिवास पल्लिया का नाम भी याद रखना, विप्रो के सीईओ बने थे अभी ये। और आप जानते हो हमारे पहले भारतीय नौसेना प्रमुख कौन थे, तो उनका भी नाम याद रखना, आर.डी. कटारी उनका नाम था। वैसे भारतीय नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं, नेवल डे 4 दिसंबर को। और ये भी ध्यान रखो कि भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया था। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय नौसेना ने कहां पर दूसरे वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सेंटर का उद्घाटन किया था, तो आंसर होगा तेलंगाना में, तेलंगाना के विकाराबाद जिले में। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ कौन बन गए, कृष्णा स्वामीनाथन आंसर होगा, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनना। इसका तो उत्तर हो जाएगा दिनेश कुमार। पहले इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे ये सुन लो, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण। और इसका काम क्या होता है, तो काम आप समझो, आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो जो भी वैधानिक वित्तीय संस्थाएं होती हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि सेबी हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है, IRDAI हो गया, पेंशन फंड रेगुलेटरी हो गया। तो अगर ये कोई रूल निकालते हैं, कोई ऑर्डर, कोई आदेश जारी करते हैं, और अगर वो आपको लगता है कि वो जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है, जो उन्होंने रूल अभी निकाला है, वो सही नहीं है, और आप उस रूल के खिलाफ, उनके ऑर्डर के खिलाफ अपील करना चाहते हैं, तो कहां पे अपील करोगे, तो यहीं पे सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो ये आपकी बात सुनेंगे, और अगर आपकी बात सही निकलती है तो उनके ऑर्डर के खिलाफ अपना फैसला भी सुनाएंगे। और इसी के अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस दिनेश कुमार, और ये 4 सालों के लिए बनाए गए हैं, कार्यकाल इनका 4 साल का रहेगा। मतलब ये इसकी एक कंडीशन होती है कि इसके जो भी अध्यक्ष बनेंगे, जो भी हेड बनेंगे, वो किसी न किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए, या तो हो वर्किंग में हो या फिर रिटायर्ड हो, कैसे भी हो, लेकिन होने चाहिए चीफ जस्टिस। अच्छा, अगर बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया, तो तरुण अग्रवाल का स्थान लिया है। थोड़ी सी अगर बात करते हैं यहाँ पे प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की, यानी कि सेट की, तो इसकी स्थापना होती है 1992 में। अच्छा, मान लो सेट ने कोई फैसला सुनाया, तो उस फैसले को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। और सेट का एकमात्र जो बेंच है वो आपको मुंबई में मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना। अच्छा प्रश्न है ये अपॉइंटमेंट का। बाकी ऑप्शन से भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो संजय नायर ये अभी एसोचेम के नए अध्यक्ष बने थे, राहुल सिंह CBSE के नए अध्यक्ष बने, और नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अभी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में DRDO ने किस नाम से एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया, तो आंसर होगा स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडो। टॉर्पिडो मतलब क्या होता है, देखो टॉर्पिडो ये मिसाइल का ही एक वर्जन होता है जिसे सबमरीन से दागा जाता है। तो हमने कहा ये जिसका परीक्षण किया ये एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल है, यानी कि सबमरीन को तबाह करने के लिए ये मिसाइल है। और अभी DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया, और कहां पर किया, तो उड़ीसा का जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, जिसे आप पहले व्हीलर द्वीप कहते थे, वहां पे। और इसका मुख्य उद्देश्य है नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना।
इसकी रेंज कितनी बताई जा रही है? 650 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वरुणास्त्र क्या है, तो ये स्वदेशी टॉर्पीडो है जिसे डीआरडीओ ने ही बनाया है और उसकी रेंज 40 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। ये एक सबसोनिक मिसाइल है। और अगर मैं आप पूछूं कि अभी डीआरडीओ ये कहां पर एक परीक्षण केंद्र स्थापित करेगा, जिस तरह से ये उड़ीसा का जो ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है जहां पे ये टेस्टिंग करते रहते हैं, उसी तरह से ये एक और परीक्षण केंद्र स्थापित करेगा। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। पढ़ा था हम लोगों ने, पश्चिम बंगाल में जो जुनपुट गांव है वहां पे। और अभी डीआरडीओ ने, आपको याद दिला दूं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज्ड मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में ही। और उड़ीसा ने अभी अपना एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी लॉन्च किया था जिसका नाम वशोराद है। और उससे पहले डीआरडीओ ने मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी लॉन्च किया था। डीआरडीओ की बात करते हैं तो डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। याद रखना, नासा की स्थापना भी 1958 में होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। बात कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 की, कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ अभी 29 और 30 अप्रैल को। किसने इसका आयोजन किया? खान मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है? तो महत्वपूर्ण खनिजों में भारत की लाभकारी और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना, जो देश की आर्थिक वृद्धि और इसके महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स, कुछ इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन में आपको रिवाइज कराता हूं जो हम 2024 में करने वाले हैं। जैसे कि एक तो लेटेस्ट याद रखना भी G7 समिट, इसके लिए भी मोदी जी को इनवाइट भी किया गया। ये 2024 में कहां पर हो रहा है? इटली में। और G20 समिट की बात करेंगे 2024 में इसको होस्ट कर रहा है ब्राजील। पिछले साल इसको हमने होस्ट किया था, भारत ने। और आपको याद होगा उस समय इसमें नवीनतम सदस्य बना था अफ्रीकन यूनियन और उसका मुख्यालय याद रखना एडिस अबाबा इथोपिया में है। ब्रिक्स समिट की बात करेंगे 2024 में, ये रशिया होस्ट कर रहा है। वैसे करना तो ब्राजील को था रूल के हिसाब से, क्योंकि लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका ने किया था तो ब्राजील करता, लेकिन ब्राजील ने कहा कि भैया नहीं कर पाएंगे क्योंकि G20 को भी तो होस्ट कर रहे हैं, हम साथ साथ दो को नहीं कर सकते, तो फिर अब रशिया होस्ट कर रहा है। और ब्रिक्स से क्या याद रखना है आपको कि अभी 1 जनवरी 2024 को 5 इसमें नए सदस्य देश शामिल हुए। वैसे होने तो 6 चाहिए थे, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया। और 5 याद रखने हैं आपको कौन कौन? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। और अर्जेंटीना ने मना कर दिया, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। बाकी भारत 2024 में क्वाड समिट को होस्ट कर रहा है। COP29 का आयोजन 2024 में कहां पर होगा? बाकू, अजरबैजान। और पिछले साल COP28 का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। 2024 में आसियान समिट ये होगा लाओस में। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो शिखर सम्मेलन है 2024 याद रखना, इसको होस्ट कर रहा है कजाकिस्तान। और अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी बैठक होगी, रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी, कभी वित्त मंत्रियों की बैठक होगी, कभी किसी की बैठक होगी, तो ये होती रहेगी। और कहाँ पे होगी? कजाकिस्तान में ही होगी। इसलिए बार बार ये प्रश्न मैं आपको बताता नहीं हूँ, बहुत सी जगह आपको बताए जाएंगे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई, कभी वित्त मंत्रियों की बैठक बताएंगे। भाई बार बार बता करके क्यों टाइम पास करना, जब पता है कि इस साल जितनी भी बैठक होनी है वो वहीं पे होनी है। और याद रखना, अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य अगर आपसे पूछे तो वो ईरान बना है 9 नंबर का। तो ये सारी समिट्स इंपॉर्टेंट है। इस शीट का स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको फुल PDF अवेलेबल कराता हूं मैं, वो भी बिल्कुल फ्री में अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल ये किस प्रकार के मिसाइल है? तो आंसर होगा एयर टू सरफेस। तो अभी भारतीय नौसेना और वायुसेना ने रैम्पेज मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि हवा से सतह में वार करने वाली मिसाइल है। ये लंबी दूरी की मिसाइल है, इसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर बताई जा रही है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक के बारे में मैंने आपको बताया था। सुपरसोनिक कहकर के हम उसकी स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई भी मिसाइल या कोई भी ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक अगर आप उसे कह रहे हो तो उसकी जो स्पीड है वो 1 से लेके 5 मैक के बीच में होगी। और पहले 1 मैक मतलब समझो, जो साउंड की स्पीड होती है उसे हम 1 मैक कहते हैं। तो 1 और 5 मैक के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड है तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहेंगे। 1 मैक से कम है तो सबसोनिक स्पीड, या 5 मैक से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक उसे कहा जाता है। तो ये जो रैम्पेज मिसाइल है
ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। तो आप समझ गए, इसकी स्पीड 1 से 5 के बीच में होगी और भारत ने इसे इजराइल की सहायता से तैयार किया है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और मिसाइल्स हैं जैसे कि अग्नि मिसाइल। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और आपको याद होगा अभी अग्नि 5 भी आई थी। इसे मिशन दिव्यास्त्र के तहत लॉन्च किया गया था और MIRV तकनीक भी इसमें इस्तेमाल की गई है। और इसका फायदा क्या है, इसमें एक बार आप इसे लॉन्च करोगे तो कहीं जगह पे बहुत सारे टारगेट में आप हमला कर सकते हो। एक पृथ्वी मिसाइल की बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर है। ब्रह्मोस तो आप जानते ही हो, हमने रशिया के साथ इसको मिलकर के तैयार किया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, और हमने अभी सबसे पहले किस देश को बेचा है तो फिलीपींस को बेच दिया है। इंडोनेशिया को भी हम बेच रहे हैं, बात चल रही है हमारी। और अस्त्र ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जबकि निर्भया ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और आप देखोगे आज के वीडियो में लगभग 2 से 3 प्रश्न हमारे डिफेंस से संबंधित थे। आपकी प्रैक्टिस के लिए अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में टॉपिक वाइज क्विज जब मैं आपको बना करके दूंगा तो डिफेंस का भी अलग से बना करके दूंगा। सारे डिफेंस से संबंधित प्रश्न आपको वहां पे मिलाएंगे, जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, मिसाइल का, सबमरीन का, सब आपको मिल जाएंगे वहां पे। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 6ठे एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष और महिला डबल्स में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन कैरम चैंपियनशिप 2024 की, जो कि इस बार इसका 6ठा संस्करण था। ये मालदीव माले में हुआ और इसमें भारत ने मेंस और वुमेन्स डबल्स कैटेगरी में गोल्ड जीता है। तो भारतीय पुरुष जोड़ी में कौन कौन थे? तो उनके नाम हैं श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान। और उसी तरह से भारतीय महिला जोड़ी में आकांक्षा कदम और शाइनी सेबेस्टियन ने गोल्ड जीता है भारत के लिए। अच्छा, कैरम से एक प्रश्न आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था कि जो नेशनल वुमेन्स कैरम चैंपियनशिप हुई थी उसमें अभी 12वीं बार मेडल जीता था या खिताब जीता था। ये चैंपियनशिप जीती थी किसने? रश्मि कुमारी ने। पढ़ा था हम लोगों ने। तो इसी तरह से जब भी कोई प्रश्न आता है तो उससे लिंक करके आप चीजें याद रखा करो, या आपके पढ़ने की आदत ही इसी तरह से हो जाए कि जब भी आप प्रश्न पढ़ो ऑटोमेटिक आपका माइंड उस डायरेक्शन में काम करने लग जाए कि यार इससे लिंक्ड मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ा था, और बिल्कुल रिसेंटली अगर कुछ पढ़ा है तो वो तो क्विक फटाफट से याद आना चाहिए आपको। तो इस तरह से कोरिलेट करके आप चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना तो मजा आ जाएगा। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि यार मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, सारी चीजें आप एक साथ कवर कर लोगे। तो गाइस, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा अगर नए स्टूडेंट है तो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के हमारे वीडियो के लाइक का टारगेट है 7000 लाइक का। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना। और अप्रैल का जो मंथली वाला वीडियो है वो आज शाम तक आपको मिल जाएगा। सारे वीकली वीडियोस तो हम कर ही चुके हैं, मंथली आज शाम को आपको मिल जाएगा, और उसकी क्विज वो भी आपको शाम तक मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। बाकी अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको बता दूं, हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, इनकी आप टेस्ट लगा सको, इनका क्विज लगा सको, प्रैक्टिस कर सको, उसके लिए इनकी क्विज तैयार की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, पैनल वाली PDF मिलेगी। ये सब कुछ लिखा हुआ आपको वहां पे मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी तक जो डाउनलोड नहीं हो रहा था वो डाउनलोड वाला ऑप्शन भी वहां पे आ गया है, उसको मैंने ठीक करवा दिया है। तो एक बार अपनी एप्लीकेशन में देख लेना, डाउनलोड वाला आपके ऑप्शन नहीं आया तो प्ले स्टोर पे जाकर के जहां से आपने इसको डाउनलोड किया होगा वहां पे अपडेट कर लेना एक बार। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से चले जाना उस पर क्लिक करके। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। अच्छा, कल का वीडियो आप जिस जिस स्टूडेंट ने देखा है तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, वैसे जो भी बताया था मैंने आपको क्वेश्चन और उसका आंसर वो सब सही था, लेकिन जो मैंने आपको इसको समझाया था, जो एक्सप्लेनेशन दिया था, उसमें थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुआ और उसको मैंने सुधारा, और उसके लिए एक छोटा सा वीडियो भी आपको 2 से 3 मिनट का बना करके दिया, फिर से शाम को बना करके दिया था। बहुत से स्टूडेंट ने देख लिया, बहुत सौ को शायद नहीं पता होगा, तो वो वीडियो आप देख लेना इस वीडियो के बाद जाकर के। 2-3 मिनट का वीडियो है ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाए। और आपको अगर वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं ना, देखो, तो 2 चीजें चेक करो। पहले तो आपने अपने क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया क्या? और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को आप सेट कर लेना। उसके अलावा नोटिफिकेशन आपको 2 तरीके से और मिल जाएंगे। टेलीग्राम यूज करते हो तो वहां पे अपने चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन है वहां से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा था नवरत्न का दर्जा ये अभी किसे नहीं मिला है? नहीं मिला वाला प्रश्न मैंने डाल दिया यहाँ पे।
क्योंकि अभी लेटेस्ट 2024 में 3 को मिला, हुडको, इराडा और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को। तो उत्तर ये वाला हो जाएगा। फिर आपसे पूछा था अभी किसने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा जीना जस्टिस। फिर पूछा इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने डॉक्टर कृष्णा एला। फिर पूछा किस देश ने कामिकेज ड्रोन को लॉन्च किया, तो ईरान ने। फिर पूछा 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश का एकल खिताब किसने जीता, वी सेंथिल कुमार ने। फिर पूछा भारत के अभय शर्मा को अभी किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया, युगांडा। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब बनाया गया, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस भी मनाया था। और पूछा था शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने टोटल मेडल कितने जीते, 8। और आखिरी प्रश्न पूछा था किस राज्य की कपड़ा शिल्प कला है अजरक, किसको जीआई टैग मिला, तो आंसर होगा गुजरात। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। भारत चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर अमेरिका है। मतलब भारत की जो आर्मी है दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली आर्मी बताई गई है इसके अनुसार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।